Welcome back, students. Myself, Raghuvan sir, extends the French Revolution in history. Let's discuss today the next subtopic, the struggle to survive, अर्थात जीने के लिए संघर्ष। फ्रांस की आबादी 1715 ईस्वी में लगभग 23 करोड़ थी, जो बढ़कर 1789 में 28 करोड़ हो गई। जनसंख्या वृद्धि से फ्रांस में खाद्यान्न की मांग बढ़ गई। बढ़ती हुई मांग के अनुरूप खाद्यान्न के उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। नतीजा यह हुआ कि ब्रेड, जो फ्रांस की अधिकांश आबादी का प्रधान भोजन था, उसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई। वर्कशॉप में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी उनके मालिकों द्वारा तय की जाती थी, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। इसीलिए फ्रांस में अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ती चली गई। स्थितियां तब और बुरी हो गईं जब सूखे या ओले से फसलें नष्ट हो गईं। आम जनजीवन भुखमरी के कगार पर पहुंच गया। इस प्रकार एक के बाद एक नाजुक परिस्थितियां पैदा होती चली गईं, जैसे ब्रेड की कीमतों में वृद्धि, कम मजदूरी, प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखा और ओले पड़ना, फसल नष्ट होना आदि को सबसिस्टेंस क्राइसिस या जीविका संकट कहा जाता है, जो फ्रांस के प्राचीन शासन के दौरान ये सब सामान्य बातें थीं। इस प्रकार सबसिस्टेंस क्राइसिस इज एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इंडेंजर्ड। अतः इस चार्ट से पता चल जाएगा कि सबसिस्टेंस क्राइसिस कैसे होता है, या फ्रांस में कैसे एक के बाद एक संकट आता गया और अंततः फ्रांस का आम आदमी राज्य क्रांति के लिए क्यों तैयार हुआ। यह चार्ट उसी का चित्रण करता है। सबसे पहले सूखा और ओले पड़ने से बैड हार्वेस्ट हुआ अथवा फसल बहुत खराब हुई। इसका नतीजा यह हुआ कि फ्रांस में स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन यानी अनाजों की कमी हो गई। अनाजों की कमी के कारण राइजिंग ऑफ फूड प्राइसेस यानी खाद्यान्नों की कीमतों में काफी वृद्धि हुई, और खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि होने के कारण स्वाभाविक है कि सबसे गरीब वर्ग के लोग खाद्यान्नों को ज्यादा समय तक खरीद नहीं सकते थे, जिसके दो परिणाम हुए। पहला, गरीब वर्ग के लोग भोजन के अभाव में कमजोर और दुर्बल होते चले गए, और दूसरा, भोजन के लिए दंगे होने लगे। ऐसी स्थिति में उनके बीच रोग की महामारी फैलने लगी और अंततः बड़ी संख्या में उनकी मौत होने लगी। ऐसी स्थिति 1789 ईस्वी की फ्रांस की राज्य क्रांति के पूर्व थी। इस प्रकार कहा जाता है कि मरता क्या नहीं करता। इसीलिए फ्रांस में लोग क्रांति करने के लिए उत्तेजित हो गए। डियर स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट द नेक्स्ट सब टॉपिक, ए ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड विशेस एंड एंड टू प्रिविलेज। किसी ने सच कहा है, जुल्म की खेती में बगावत का किसान पैदा होता है, वक्त की मांग पर शमशान में भी इंसान पैदा होता है। इन्हीं परिस्थितियों के बीच मध्यम वर्गीय परिवारों में ऐसे ही इंसानों ने जन्म लिया, जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों की विशेषाधिकारों का अंत करने के लिए क्रांति का बिगुल फूंक दिया। फिर क्या था, उन्होंने जैसे ही क्रांति की अगुवाई की, वैसे ही फ्रांस की सारी जनता उनके पीछे क्रांति को अंजाम देने के लिए चल पड़ी। इस प्रकार जिन लोगों ने फ्रांस की राज्य क्रांति का नेतृत्व किया, वे काफी शिक्षित
और समृद्ध थे, जिनका विश्वास था कि समाज का कोई भी वर्ग जन्मजात विशेषाधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। कदाचित किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति उसके मेरिट के आधार पर ही होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान कानूनों तथा सबों के लिए समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। अपने टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में जॉन लॉक ने राजा के दैवीय और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक समझौते पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मोंटेस्क्यू ने अपने पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन का प्रस्ताव रखा। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आजाद घोषित कर दिया तो वहां इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। इन दार्शनिकों के विचारों पर कॉफी हाउस तथा सैलूनों में लोगों के बीच काफी बहस होने लगी, जो उनके द्वारा पुस्तकों और अखबारों में प्रकाशित की गई थी। इन दार्शनिकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों और अखबारों को लोगों के बीच ऊंची आवाज में पढ़ा जाता था ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सकें। इसी समय लुई 16वां द्वारा राज्य के खर्चों की भरपाई करने के लिए फिर से जनता पर कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध लोगों में गुस्सा काफी भड़क उठा। Dear students, that's all for today. We will see you in the next part of this chapter with a new subtopic, the outbreak of the revolution. Thanks.